नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बार पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट पर। हालांकि जैसी करनी वैसी भरनी, ये हम सब जानते ही हैं कि आपने जैसा बोया है वैसा ही काटेंगे। अगर आप कांग्रेस तोड़कर नई पार्टी बने थे, अगर आपने टीएमसी, अगर आपने सीपीआई का कैडर अपने पास लिया था और 15 साल आपने राज किया, लोगों को दबाकर, पुलिस का प्रेशर दिखाकर, यहाँ तक कि ईडी सीबीआई की गिरफ्तारियां करवाई, प्रधानमंत्री जी का प्रवास हुआ, राष्ट्रपति का प्रवास हुआ, वहाँ आपने ड्रामे दिखाए। फिर जो आपके लॉयलिस्ट थे उनके लिए आपने धरने प्रदर्शन किए, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, यहाँ तक कि रेप केसेस में भी आपने अपने लोगों का साथ दिया। जनता आक्रोशित हो गई, लोगों को लगने लगा कि भाई ये व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपने लिए जीती है। अपने भतीजे को आपने वो बना दिया। अब इसमें स्प्लिट होना स्वाभाविक है। मैं आज इसके पूरे प्रकरण पर पिछला कोई हिसाब नहीं रखूंगा। हम सीधी कानूनी बात करने वाले हैं और हम ये बताने वाले हैं कि आखिर कानून क्या कहता है। अब ममता बनर्जी या उनके जो रेबल ग्रुप हैं उनके पास ऑप्शन क्या है, कानून क्या कहता है, कानूनी जजमेंट इससे पहले के क्या हो चुके हैं और आजकल नए ट्रेंड के अनुसार क्या चल रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उनके 28 सांसद लोकसभा में आते थे। वो प्रकरण मैंने पीछे आपको बताया था जिसमें 80 में से 60 विधायक उनके टूट गए थे और उन्होंने क्लेम कर दिया कि ममता बनर्जी हमारी लीडर हैं, लेकिन हम अभिषेक बनर्जी को नहीं मानते। फिर उन्होंने विधानसभा में जाकर क्लेम किया, विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार भी कर लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने उनको नेता अपोजिशन मान भी लिया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष के नेता अपोजिशन मानने से सारे सलूशन निकल आएंगे, क्योंकि विधानसभा के नेता ने मान लिया है। लेकिन केहोतो होलोहन का एक बड़ा जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया था जिसमें उसने कहा कि बात तो ठीक है कि आप निर्णय करेंगे, लेकिन आपका निर्णय जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा है क्योंकि आप ट्रिब्यूनल की तरह काम करते हैं। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू होगा। रिव्यू के ग्राउंड्स में बताऊंगा, उसके अलावा कानून में बताऊंगा। इधर लोकसभा में भी उनके 28 में से 20 मतलब 2/3 से ऊपर हो गए। 28 में से 20 सांसदों ने एक बैठक कर ली। बैठक करके वो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई हम अलग ग्रुप हैं। स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी दे दी। स्पीकर को चिट्ठी देने के बाद अब उनकी पोजीशन क्या बनती है, कानून क्या कहता है। एक बात तो एकदम क्लियर है कि खाली 2/3 बनाने से आपका काम नहीं चलता। अगर आप 2/3 भी हैं तो भी आपका काम नहीं चलता। आगे की प्रक्रियाएं अगर पूरी नहीं की गई तो नहीं चलेगा। मैं आपको बताता हूं इस विषय पर पहले अमेंडमेंट आए। उन अमेंडमेंटों में ये कहा गया कि भाई पार्टी स्प्लिट करनी है तो कम से कम 1/3 चाहिए। 1/3 मतलब 1/3 चाहिए, तब आप पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना सकते हैं। बाद में वाजपेयी जी की सरकार के समय पर 91st अमेंडमेंट आया और उन्होंने 2 संशोधन कर दिए। 10वीं अनुसूची में ही ये संशोधन कर दिया कि 2/3 सांसद चाहिए, पहली बात, लेकिन 2/3 स्प्लिट के लिए चाहिए। स्प्लिट करने के बाद वो इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंट पार्टी का मतलब ये हो गया कि अगर वो ये कहते हैं कि हम 2/3 बनकर अलग नई पार्टी बना लेंगे, जैसा कि 1/3 बनाकर पहले बना लेते थे, 1/3 से बना लेते थे, 2/3 से हम अलग पार्टी बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 10वीं अनुसूची में संशोधन ये किया गया कि आप अलग पार्टी नहीं बना सकते, आप 2/3 तोड़कर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज कर सकते हैं। अब दूसरी पार्टी में मर्ज करने के लिए नई पार्टी बनाकर मर्ज कर लीजिए, अगर चुनाव आयोग आपको अनुमति दे दे, या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टियां हैं उनमें मर्ज कर दीजिए। इस संशोधन 2003 के 91वें संशोधन की वजह से एक नई चीज सामने आई थी और वो नई चीज सामने ये आई थी कि लोगों ने मोर्चे रजिस्टर करके छोड़ दिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर अपने किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर करवा दी, पार्टी रजिस्टर बनी रही, पड़ी रही, लेकिन जब उनको तोड़ा फोड़ी का समय मिला और पार्टी 2/3 टूटी, जिस पार्टी में वो थे, तो उन्होंने उस पार्टी में विलय कर दिया, क्योंकि नई पार्टी चाहिए। कोई दूसरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि वो पार्टी नेशनल हो, वो पार्टी
किस तरह की हो, वो पार्टी चुनाव लड़ती हो नहीं लड़ती। पार्टी अगर रजिस्टर है और इलेक्शन कमीशन ने उसको रजिस्टर घोषित कर दिया है, उसके पास एक चुनाव चिन्ह है, तो वो उसमें कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जहां ज़्यादा होशियार थे उन्होंने ये भी करना शुरू कर दिया। लेकिन एक और नई चीज़ एक्सपेरिमेंट में आई, चूंकि पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना ही नहीं सकते, तो शिवसेना और एनसीपी और अभी आम आदमी पार्टी का इलस्ट्रेशन नंबर 1 का है। क्या किया उन्होंने? 2/3 तोड़ा, चाहे हम शिवसेना की बात करें चाहे हम एनसीपी की बात करें, उन्होंने 2/3 तोड़ा। तोड़ने के बाद नई पार्टी तो बना नहीं सकते और किसी दूसरे में मर्ज कर देंगे तो आइडियोलॉजी उस पार्टी की कहां चली जाएगी, फिर आपका अस्तित्व तो खतरे में आ जाता है। फिर आप तोड़ ही क्यों रहे हैं जब दूसरी पार्टी में विलय ही करना है, क्योंकि दूसरी पार्टी में विलय का मतलब है आप उसके अनुसार काम करेंगे। तो फिर ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम ही ओरिजिनल हैं। शिंदे ग्रुप ने कहा हम ही शिवसेना ओरिजिनल है, और उधर एनसीपी ने भी कहा कि हम ही शिवसेना ओरिजिनल है। अब चूंकि दोनों ने कहा कि हम ही शिवसेना ओरिजिनल हैं या हम ही एनसीपी ओरिजिनल हैं, तो चुनाव आयोग और विधानसभा गया, चुनाव आयोग ने उनको मान्यता दे दी। मान्यता इस आधार पर दे दी कि 2/3 जो चुने हुए लोग का जजमेंट था उसको ध्यान में रखा। इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी थी कांग्रेस, तो कांग्रेस को उन्होंने इंदिरा कांग्रेस आई बना ली थी, और कांग्रेस आई के मिलन के समय पर यह बात सामने आ गई थी। अब इन दोनों पार्टियों ने यह कहा कि हम ओरिजिनल हैं, यानी कि दूसरी वाली पार्टी है ही नहीं, 1/3 जो बचे वो हैं ही नहीं, हम 1/3 उनके भी मालिक हैं और हम तुम्हारे अपने भी मालिक हैं। आम आदमी पार्टी, दूसरा ऑप्शन बचता है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा वाला विषय सामने आया था। राघव चड्ढा के विषय में उन्होंने 2/3 तोड़ा और 2/3 तोड़कर बीजेपी में विलय कर दिया। तो विलय कर सकते हैं, चूंकि ये कहा गया कि आप 2/3 अगर तोड़ लेते हैं तो विलय करना पड़ेगा। या तो आप ओरिजिनल अपने आप को क्लेम कर लीजिए कि मैं ही ओरिजिनल हूं, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी के बाप की नहीं होती, और या फिर ये कह दीजिए कि भाई मैं विलय कर रहा हूं 2/3 तोड़कर। ये कानून है। इस कानून में 3 बड़े जजमेंट हम कोड करते हैं। पहला बड़ा जजमेंट अगर हम कोई कोड करते हैं तो वो किहोतो होलोहन का है। किहोतो होलोहन में ये कहा कि कुछ भी कर लीजिए, आप जो है वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं। दूसरा सुभाष देसाई का अभी जजमेंट आया, जिस जजमेंट ने ही सब कुछ नया तय किया एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर। सुभाष देसाई, ये महाराष्ट्र वाला, ये शिंदे ग्रुप वाला ही मामला था। सुभाष देसाई में 5 जजेस की बेंच ने ये बात क्लियर कर दी। उन्होंने कहा देखो भाई, आप जो हैं वो 10वीं अनुसूची में जो संशोधन किया गया वो वैलिड है, यानी कि 2/3 तोड़कर अलग पार्टी तो नहीं बना सकते। फिर उसी में उन्होंने कहा कि आपको विलय कर लें या फिर ओरिजिनल क्लेम कर लें, कर सकते हैं। तो सुभाष देसाई ने ये बात तय कर दी, और ये भी सुभाष देसाई ने तय कर ली कि अगर स्पीकर खुद में विवादित हो, स्पीकर से मतलब है स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष, अगर खुद उसका एंटी डिफेक्शन का मामला फंसा हो, या फिर उसको मेजोरिटी का मामला फंसा हो, या उसका फंसा हो कि भाई ये रहेगा कि नहीं, रेजोल्यूशन उसके खिलाफ आया हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो निर्णय नहीं कर सकता। अब बहुत सारे सवाल नए नए क्रिएट हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि 3 प्रकार के हम मेंबर्स की, एक इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं, और तीसरे नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। 2003 में जो संशोधन हुआ उसने 2/3 की मान्यता दे दी थी। किहोतो होलोहन ने सुप्रीम कोर्ट में आने की मान्यता दी। फिर रवि नायक का 1994 में एक केस आया। रवि नायक के केस में यह कहा गया कि अगर आप वॉलेंटरी मेंबरशिप दे देते हैं या फॉर्मल रेजिग्नेशन दे देते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पार्टी के कंडक्ट से अपने आप को विलय कर दिया, या फिर आप दूसरी अपोजिट पार्टी के साथ बैठने लगे, तो एंटी डिफेक्शन आपके ऊपर लागू होगा। ऐसे ही विश्वनाथ का एक 1996 का जजमेंट आया, जिसमें उसने कहा कि अगर मेंबर को निकाल दिया है पार्टी से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको 10वीं अनुसूची का लाभ मिलेगा। निकाल दिया तो भी विधानसभा अध्यक्ष के पास अगर उसके एंटी डिफेक्शन का मुकदमा है तो वो एंटी डिफेक्शन डिसाइड करेगा। श्रीमंत पाटिल का एक जजमेंट आया 2019 में, उसने एक नई परिभाषा गढ़ी। उसने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन ओवरराइड्स रेजिग्नेशन। आप रेजिग्नेशन दे दें और अगर डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं तो आपके रेजिग्नेशन की कोई महत्व तो नहीं रहता, आपको वो ही करना पड़ेगा। फिर एक केस आया कैशम
माघचंद्र सिंह 2020 का, इस केस में टाइम बाउंड सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि भाई आप अगर एंटी डिफेक्शन का कोई मामला आता है तो 3 महीने में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब वो काफी चलता रहा, फिर सुभा देसाई आ गया, सुभा देसाई ने सारी चीजें क्लियर कर दी, फिर आने वाले सारों को इसमें इंक्लूड कर दिया। अब यहां पर जब एंटी डिफेक्शन की बात आती है, ममता बनर्जी की पार्टी की बात आती है, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि ममता बनर्जी के जो 28 में से 20 हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को यह कहा कि हम एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी टीएमसी से सिटिंग अलग कर दो, ये जो मौजूदा अभिषेक बनर्जी ने जिसको नेता बनाया है उनसे हमारी सीट अलग कर दो और हम एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। अब जब हम कहते हैं कि 91st अमेंडमेंट में 2003 में जो आया, जब हम उसके लिए ये कहते हैं कि आपको 2/3 तोड़कर विलय करना पड़ेगा, तो एनडीए क्या कोई पार्टी है? एनडीए कोई पार्टी तो है नहीं, वो एक पॉलिटिकल गठबंधन है। पार्टी का मतलब है इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया। क्या एनडीए को इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज करके एक पॉलिटिकल पार्टी माना? नहीं, ऐसा नहीं माना। तो ये जो 20 लोग हैं ये कहते हैं अगर कि हम एनडीए के साथ मिलना चाहते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो केवल एक कल्पना है। अगर वो ये कहते हैं हम बीजेपी में विलय करना चाहते हैं तो ऑप्शन है 2003 के अमेंडमेंट के अनुसार, लेकिन अगर वो कहते हैं हम अलग गुट बनाकर रहना चाहते हैं तो पार्टी स्प्लिट तो हो ही नहीं सकती, ना 1/3 में ना 2/3 में। या तो आप कहो हम ओरिजिनल पार्टी हैं, या फिर आप कहो कि हमने 2/3 तोड़कर कहीं विलय करने जा रहे हैं, दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएंगे। अगर आप ये कहते हो कि हम एनडीए ज्वाइन करेंगे तो एनडीए ज्वाइन करने से आपका काम नहीं चलता, क्योंकि एनडीए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ, ये टैक्टिक अपनाई जा सकती है कि सरकार या एनडीए या यूपीए ज्वाइन करके कुछ दिन तक विधानसभा के अध्यक्ष को टाला जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष आपके विषय में कुछ समय तक निर्णय ना करे, बस इतना तो हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी 3 महीने का समय चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है, इसलिए 3 महीने में लोकसभा अध्यक्ष को भी। लेकिन ये एनोमली अभी तक आई नहीं कि हम एनडीए ज्वाइन कर लिया। एनडीए कोई रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं, जहां तक मैं जानता हूं। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आप हमें जरूर अपडेट करके बताइएगा। लेकिन अभी ममता बनर्जी का जो हाल है वो समझ लीजिए। अब ममता बनर्जी को ऐसे कहना चाहिए कि वो अब लुटी पिटी टाइप की हैं, लुट गई हैं। अब किसी की मतलब किसी को बिल्कुल ही लूटना हो तो वो आप ममता बनर्जी देख लीजिए। अभी शिवसेना के पास तब भी कुछ है, अभी एनसीपी के पास तब भी कुछ है। ममता बनर्जी बिल्कुल विधानसभा में भी 2/3 टूट गए, उससे ज्यादा टूट गए, और लोकसभा में भी 2/3 उससे ज्यादा लूट गए। जो पदाधिकारी तमाम थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिए, आपने समिति भी भंग कर दी। पॉलिटिकल पार्टी में अगर आपने समितियां भंग कर दी हैं और आप और अभिषेक बनर्जी 2 ही लोग रह गए हैं, महुआ मोइत्रा जैसे एक मुंहखोर एक आध और आपके पास हैं जो ये यूसुफ को पठान पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी अब लोकसभा आना चाहती हैं और लोकसभा में आकर अपने पुराने रोल में वो अपना मुंह चलाना चाहती हैं जैसे वो पहले चलाती नहीं। इसके लिए एक लोकसभा की सीट चाहिए। 2029 के चुनाव तक इंतजार कैसे करें? लोकसभा की सीट के लिए उनको यूसुफ पठान, जो सीट कभी नहीं जीती थी इन्होंने, वो यूसुफ पठान को जब खड़ा कर दिया क्योंकि वहां मोर देन 50% मुसलमान थे। यूसुफ पठान वहां से इनकी पार्टी से पहली बार आ गया। अब इनको लगता है कि मैं मुसलमानों की एक्सक्लूसिव नेता हो चुकी हूं, इसलिए यूसुफ पठान से अगर इस्तीफा दे दिए तो वो हमारी सेफ सीट हो जाएगी, मैं लोकसभा चली जाऊंगी। यूसुफ पठान से बात की होगी, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं चुनाव लड़कर आया हूं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट वो अलग बात है, लेकिन मैंने चुनाव लड़ा, मैं इस्तीफा कैसे दे दूं? यूसुफ पठान से एज यूजुअल, आप देखो यूसुफ है पठान है, इतिहास गवाह है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। आपने विश्वास किया कि विश्वासघात होगा। अब ममता बनर्जी को लगता है कि हमने विश्वास किया था इन पर, अब ये इस्तीफा दे देंगे, इतने विश्वास पात्र हैं। लेकिन जब इतिहास गवाह है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी अपने बाप मां परिवार किसी की सगी नहीं हो सकती, वो सत्ता के लिए अपने बाप की सर कलम करके बैठे हैं, चचा की जान लेकर बैठे हैं, परिवारों को नष्ट करके बैठे हैं, कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनके समुदाय में वैलिड भी है? क्योंकि वो तो एक ऊपर वाले का काम कर रहे हैं, नीचे तो कोई होता ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप यूसुफ पठान से उम्मीद तो नहीं कर सकते। महुआ मोइत्रा को बड़ी बुरी लग गई, बोली तुम यहां पर इसलिए हो क्योंकि ममता बनर्जी थी, तुम इसलिए जीते क्योंकि ममता बनर्जी ने जितवाया, तुम इसलिए आए उसलिए। तो महुआ मोइत्रा जैसे जो
स्पोक्स पर्सन हैं, जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, बाकी सब निबट गए, वो उनके साथ खड़ी हैं। हो सकता है कि भविष्य में वो भी कहीं इधर उधर चली जाएं, क्योंकि उनकी शादी भी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से हुई है, तो वो उस पार्टी में चली जाएं, उसका भी आधार वहीं पर है, वो अगल बगल का ही मामला है। इसलिए यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ममता बनर्जी का क्या अस्तित्व तो खत्म हो गया, और अब सभी इनके साथ अब सब अगर बीजेपी के पास चले जाएंगे तो ये वही जो कैडर चेंज बंगाल करता है वो करना। कांग्रेस से इस पर आया, कम्युनिस्टों पर आया, कम्युनिस्ट से टीएमसी पर आया, क्या वही कैडर टीएमसी से बीजेपी आना चाहता है? और अगर वो बीजेपी आ जाता है तो उसको सुधारने का बीजेपी का इरादा है, या वो कैडर वैसे ही बना रहेगा? मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी उस कैडर को अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहने देगी, क्योंकि इलस्ट्रेशन तो बहुत खराब खराब हैं। जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी में आया उसने अस्तित्व खत्म किया और वो सुधर गया। कोई राम, कोई दारू, कोई ये कहता था, वो सब सुधर गए, और जो नहीं सुधरे वो अपने किनारे लग गए, ये पार्टी से बाहर हो गए या जेलों में पड़े हैं। तो देखो, भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर अगर आप आ जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि कैडर जैसे पहले चेंज होता रहा वैसा हम चेंज करके आ जाएंगे, तो मुझे ये असंभव सा लगता है। बाकी ये जो मैंने लीगल एनालिसिस की है और आपको कानूनी प्रावधान बताए हैं, जजमेंट गिनाए हैं, इनके आधार पर आपको क्या लगता है? क्या ममता बनर्जी लुटपिट कर बराबर हो गई हैं? क्या ममता बनर्जी को इससे बड़ा शौक और कोई नहीं लग सकता था? क्या ममता बनर्जी पूरे देश में पहला इलस्ट्रेशन है जो इतने भयावह तरीके से मुख्यमंत्री से हटते ही उनका खेल खत्म हो गया? जैसी करनी वैसी भरनी, जो तुमने बोया सो काट रही हो, कोई नया तो नहीं है। जब आप बोगे जो वही तो काटोगे। तो आप बबूल बोएंगे और आम खाना चाहते हैं, कैसे खा लेंगे? वो तो सत्ता थी जब तक, तब तक ठीक ठाक लोग बंधे थे, क्योंकि आप कोर्सिव नेता के रूप में भी जानी जाती हैं। अभी आपका क्या विचार बनता है मुझे बताइए, हम उसमें और सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।